राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के अंदर जो हिंदी आती है उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी में हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, संज्ञा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी के अंदर आपने फॉर्म फिल किया है या अब आप करने वाले हैं और हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो इन क्लासेस को आप फॉलो करते रहिए। आपके 30 में से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो संज्ञा टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 क्लास लेने की इसके लिए आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने आपको दोस्तों हिंदी स्टार्ट करने से पहले भाषा का ज्ञान दिया था और पिछली क्लास आप देख सकते हैं और हमारे नोट्स है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह संज्ञा यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो संज्ञा से पहले आपको शब्द का ज्ञान भी होना चाहिए कि शब्द है क्या और शब्द के प्रकार कितने हैं और शब्द में जो प्रकार है वो प्रयोग के आधार पर जो शब्द के प्रकार है उनका यूज हम संज्ञा में किस तरीके से कर सकते हैं, यह सारा ज्ञान आपको पहले होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्द के बारे में जानकारी कि ये शब्द क्या होते हैं। ठीक है, शब्द के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। तो शब्द को आप इतना सा समझ लीजिए कि वर्णों का समूह होता है जो एक निश्चित अर्थ दे, जो मतलब सार्थक शब्द वगैरह हो जाते हैं। तो आप इतना सा समझ लीजिए कि वर्णों का समूह है, वर्णों का समूह है जो एक निश्चित अर्थ दे, जो निश्चित अर्थ दे या निश्चित अर्थ उसका हो, निश्चित अर्थ दे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अर्थ क्या है, मतलब अर्थ में शब्द का क्या रोल है। तो अर्थ की सबसे छोटी इकाई है वो शब्द है। तो अर्थ की छोटी इकाई शब्द है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अब देखो वर्ण भी होता है, आपको पता होगा। तो वर्ण का कोई यहाँ पर यूज नहीं है। ठीक है, तो वर्ण का यूज नहीं है, दैट मीन्स कि वर्ण का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, इसलिए शब्द की छोटी इकाई है, मतलब अर्थ की सबसे छोटी इकाई है वो शब्द है। इतनी बात आपको समझ लीजिए, समझ में आ गई होगी। अब हम इसके मतलब प्रकार के बारे में ही बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये प्रकार क्या है। तो शब्द के प्रकार हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ के प्रकार को शब्द के प्रकार को समझते हुए देखते हैं। सॉरी, आज मैं अलग ही बोल रहा हूँ क्योंकि एक क्लास यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली मैंने और उसमें वॉइस नहीं आई तो डिलीट करना पड़ा, इसलिए थक गया हूँ बोलते बोलता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, कि भाई उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के या आप मान लीजिए कि सोर्स के आधार पर शब्द के प्रकार। जितना मैं आपको यहाँ पर कंटेंट दूंगा इससे पीपीटी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, उससे अलग आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द है वो 4 प्रकार के हैं। ठीक है, जो कि है तत्सम शब्द, दूसरा है आपका तद्भव शब्द, तीसरा है आपका देशज शब्द और विदेशज शब्द। अब इसका क्या मतलब है, क्या इनका यूजेज है, इसको आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हिंदी आगे बढ़ती जाएगी इसका आपको समझ में अर्थ वगैरह सब आ जाएगा। इतना याद रख लीजिए कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अलग तरह के शब्द के बारे में, जो कि है अर्थ के प्रकार के बारे में। यानी अर्थ के आधार पर ये जो कितने प्रकार के हैं शब्द, तो अर्थ के आधार पर भी यहाँ पर ये 4 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं, या तो शब्द है वो पर्यायवाची हो सकता है, ठीक है, विलोम शब्द हो सकता है, या आप मान लीजिए विलोम शब्द हो गया ये। उसके बाद में एकार्थी, यानी कि एक अर्थ वाला हो सकता है एकार्थी, और अनेकार्थी हो सकता है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। तो ये इसके प्रकार हो गए, ये इसके प्रकार हो गए उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लेते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। ये रचना के आधार पर होंगे, इनका बस नाम याद रख लीजिए आप आपके लिए तो। लेकिन अब जो संज्ञा के संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रयोग के आधार पर।
प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द, तो प्रयोग के आधार पर शब्द है वो दो प्रकार के हैं, ठीक है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द, ठीक है। तो हम विकारी शब्द के बारे में पढ़ते हैं पहले और अविकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब विकारी और अविकारी क्या है आप समझिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, विकार का अर्थ होता है यहाँ पर परिवर्तन से, तो जिसमें परिवर्तन हो सकता है वो तो विकारी, और जिसके मतलब जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता शब्दों में वो होता है अविकारी। इतना आप समझ लीजिए, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर हम यदि चेंजेस कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो विकारी, और यदि हम लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते तो वो अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल या कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके या परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन जिनमें आ सकता है इनके कारण, तो वो क्या हो जाता है, विकारी शब्द होते हैं। तो ये क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। इतने आपने समझ लिए। अब देखते हैं अविकारी। तो वे शब्द जिनमें लिंग कोमा वचन कोमा काल या कारक के आधार पर, कारक के आधार पर, अभी स्क्रीन थोड़ी बहुत आप कट रही है तो पीडीएफ के अंदर आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, आप यहां पर समझ लीजिए। कारक के आधार पर परिवर्तन न आए, न आए, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब आपको विकारी और अविकारी शब्द समझ में आ गए होंगे। अब विकारी और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो विकारी शब्द, तो विकारी शब्द चार होते हैं, ठीक है। विकारी शब्द याद रख लेना आप। विकारी शब्द है हमारा शब्द संज्ञा ही है। पहला क्या है हमारा, संज्ञा। तभी हम प्रयोग के आधार पर देख रहे थे कि प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी होते हैं। संज्ञा है वो विकारी शब्द में ही आता है। प्रयोग के आधार पर पहला क्या है हमारा, तो पहला है संज्ञा। अब संज्ञा हो गई तो दूसरा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण, और ये सब मिलकर क्रिया तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ काम करेंगे तो ये क्रिया। आप इस शॉर्ट ट्रिक से आप याद भी रख सकते हैं इन्हें। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है वो विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संज्ञा शब्द के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। तो संज्ञा, अब संज्ञा आपने हमेशा से पढ़ रखा है। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह आपने छोटी क्लास से भी पढ़ा है। तो अब इसे शॉर्ट के अंदर हम लिखना चाहे तो यूनिवर्स के सभी नाम, चाहे वो कुछ भी हो, मेरा नाम हो, आपका नाम हो, ये मेज हो, कंप्यूटर हो, लाइट हो, कुछ भी हो, ये सब यहाँ पर क्या आते हैं, संज्ञा के अंदर ही आते हैं। कोई भी स्थान हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, या फिर भारत हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज का नाम, यानी कि आप मान लीजिए आप एक नाम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम मान सकते हैं कि वर्ल्ड के नहीं, संसार के सारे नाम, ठीक है। यहां पर ये कलर चेंज कर लेता हूं मैं। संसार के सारे नाम क्या है,
संज्ञा है। अब संज्ञा को आप अपने डेफिनेशन के हिसाब से लिखना चाहो तो किसी व्यक्ति, मतलब शॉर्ट के अंदर मैं आपको लिखा देता हूं, किसी व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा स्थान कोमा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनमें आदि और लगा देना आप, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा के प्रकार है वो हम पढ़ते हैं, जिसमें आपको एक, मतलब आप ये भाव है, ठीक है, एक आप इससे समझ लीजिए कि व्यक्ति है, इसको हम देख सकते हैं, वस्तु है, इसको हम देख सकते हैं, स्थान है, इसको हम देख सकते हैं, इसे दृश्य संज्ञा कहा जाता है। लेकिन भाव को हम देख सकते हैं क्या? किसी से घृणा है, किसी को देखा नहीं जा सकता, जवानी देखी नहीं जा सकती, जवानी में किया गया कार्य देखा जाता है, प्यार देखा नहीं जाता, प्यार में की गई क्रिया तो जरूर देखी जाती है, वो प्यार कर रहा तो वैसे कर रहे वैसे कर रहे, लेकिन प्यार जो एक भावना है, एक फीलिंग है, वो दिखाई नहीं देती। इसलिए इनको इस आधार पर भी, यानी कि संज्ञा को हम यथार्थ या भाव के आधार पर, आप ऐसे समझिए कि यथार्थ या भाव के आधार पर, यथार्थ या भाव के आधार पर संज्ञा है वो दो प्रकार की है। ठीक है, यथार्थ या भाव के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। तो हम यहां पर देख लेते हैं संज्ञा के प्रकार, दो प्रकार की है। तो दो प्रकार कौन कौन से है? पहला तो है दृश्य संज्ञा, जिसे हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया, दृश्य को ही हम बोल देते हैं यथार्थ। यथार्थ, अब कोई कट रहा है ना शब्द तो वो आपको मिल जाएगा वहां पर, मतलब पीडीएफ में आपको सही मिल जाएगा। यथार्थ हो गया, और इसी को ही हम मूर्त संज्ञा के नाम से जानते हैं। यथार्थ आप मान सकते हैं एकदम रियलिटी, ठीक है, यथार्थ या मूर्त कहते हैं इनको। ठीक है, दूसरी हो गई अमूर्त संज्ञा या अदृश्य संज्ञा या भाववादी, यानी कि जिसमें भाव होता है, देखने लायक कुछ नहीं होता है। ठीक है, हो गई भाववादी। तो अब इसके उदाहरण के बारे में हम देख लेते हैं कि दृश्य संज्ञा, अब दृश्य में तो सब कुछ देखने में दृश्य ही है, तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। दृश्य में तो सब कुछ है, जैसे एक मेज है, जैसे मैं पढ़, यहाँ पर मेज है और यहाँ पर कंप्यूटर है, हम ऐसे लिख देते हैं पीसी। ये कंप्यूटर है, मेज है, ये क्या है? ये दृश्य संज्ञा है। जैसे कोई लड़का है, ठीक है, लड़का है, टेबल है, ये सब दृश्य संज्ञा के अंदर काउंट की जाती है। अब अमूर्त, अदृश्य या भाववादी संज्ञा के बारे में बात करते हैं। तो आपने कभी किसी से घृणा को देखा है कि वो इससे घृणा कर रहा है, तो उस घृणा को आप देख पा रहे हैं? तो नहीं देखा होगा। तो घृणा हो गया, प्यार हो गया, जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया, ये क्या है? ये अमूर्त, अदृश्य, भाववादी संज्ञा, यानी कि इनको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब तक हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में। संसार के सारे नाम संज्ञा कह लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यथार्थ या भाव के आधार पर, यहां पर दो बार मैंने लिख दिया है, यथार्थ या भाव के आधार पर, यथार्थ या भाव यथार्थ या भाव के आधार पर, दोबारा लिख देते हैं हम, भाव के आधार पर संज्ञा के दो प्रकार हैं, दृश्य और अदृश्य। इतना आप याद रख लीजिए। ठीक है, दृश्य कौन सी होती है? जो चीजें हम देख सकते हैं, इनको, स्थान को भी हम देख सकते हैं और किसी वस्तु को भी देख सकते हैं और व्यक्ति को भी देख सकते हैं। लेकिन अदृश्य संज्ञा जैसे घृणा, प्यार, जवानी, बुढ़ापा, इन सबको हम देख नहीं सकते हैं। तो ये हो गई आपकी अदृश्य संज्ञा। अब हम आगे बात कर लेते हैं मुख्य रूप से संज्ञा के प्रकार कितने हैं। ये तो देखो, भाव और यथार्थवाद के नाम पर मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं कि मुख्य रूप से संज्ञा के भेद या प्रकार आप मान लीजिए, संज्ञा के भेद। तो मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद हैं। अब तीन भेद कौन कौन से हैं? तो तीन भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक
संज्ञा, और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ये तीन हो गई। अब इसके अंदर ही आता है जातिवाचक के अंतर्गत दो और संज्ञा आती है। पहली है द्रव्यवाचक और दूसरी है समूहवाचक। तो अब मुख्य रूप से कितनी संज्ञाएं हो गई, तो ये दो और हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर पूरी 5 संज्ञा है। अब ऑप्शन के अंदर आ जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको वहां पर 5 ही टिक करना है, क्योंकि इन सबको मिलाकर तो 5 ही प्रकार की संज्ञा होती है। अब एक एक के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में संज्ञा कितने प्रकार की है, और इनके प्रकारों का वर्णन हम डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसके बारे में पढ़ते हैं। अब जितने भी व्यक्ति हैं उनका नाम आप मान लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका स्थान विशेष हो, व्यक्ति विशेष हो या वस्तु विशेष हो, विशेष के अंदर आएगा, यानी कि जो कोई बहुवचन में नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एक वचन हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं परिभाषा लिखा देता हूं, उदाहरण देता हूं, आपको डिटेल के साथ समझ में आ जाएगा। जब किसी, हम ऐसे लिखेंगे, पेन कलर चेंज कर लेते हैं। जब किसी व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा स्थान विशेष, ठीक है, स्थान विशेष का नाम दिया जाए तो वहां कौन सी संज्ञा होती है, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी कि इस विशेष शब्द पर आपको स्पेशल जोर देना है कि विशेष होना चाहिए। व्यक्ति विशेष का, वस्तु विशेष का या स्थान विशेष का नाम दिया जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसको आप बहुवचन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। यदि इसे बहुवचन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ये सदैव, आप लिख लीजिए कि ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। एक वचन में प्रयुक्त होती है, एक वचन में ही आती है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, इनको बहुवचन के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो आप, ये जातिवाचक में बन जाती है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तब नहीं रहती है। तो एक चीज आपको इंपॉर्टेंट लगा के अपने नोटबुक में लिख लेनी है कि इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ बहुवचन बनाना पड़ता है। ये आप मान लीजिए, मैं अलग बता दिया हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक वचन में ही प्रयुक्त किया जाता है, कि बहुवचन इसका बना दिया तो ये व्यक्तिवाचक न रह के जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहां पर हम स्टार डाल के लिख लेते हैं, यदि इनका बहुवचन बनाया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। तो अब उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूं कि इसके उदाहरण क्या क्या है, ठीक है। तो अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण है, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि राम श्याम, राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है। पर्वत के नाम से आप लिखें, जैसे गुरु शिखर एक चोटी होगी, ठीक है, गुरु शिखर हो गया। या आप जो भी लिखना चाहे, किताब का नाम लिखना चाहे, जैसे कि गीता हो गया, ठीक है, या रामायण हो गया। ये क्या है, व्यक्तिवाचक में आता है, ये वस्तु विशेष है, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक के अंदर आता है। जैसे रामचरितमानस हो गया, रामचरितमानस, रामचरितमानस हो गया। जैसे कि कोई पहाड़ों के अंदर देखें
तो आपका सतपुड़ा पहाड़ हो गया या हिमालय हो गया, ये पहाड़ हो गया। नदियों के नाम हम देखें तो नदियों में जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये विशेष नाम है। क्या है? विशेष नाम है। यमुना विशेष है, गंगा विशेष नाम है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे कि पंखा है, अब पंखा जातिवाचक है, लेकिन मैंने लिख दिया कि उषा का पंखा है मेरा, है ये उषा पंखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वस्तु विशेष हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे एसी है, तो मेरे पास क्या है? एलजी एसी है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एलजी की एसी है। तो ये क्या हो गया? ये व्यक्ति विशेष हो गया। तो कुछ ये है उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के। इतने उदाहरण मेरे हिसाब से एनफ होंगे, आप अर्थ को समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक में किससे क्या कहते हैं? यदि किसी शब्द, ठीक है, कि मतलब यदि कोई शब्द है वो पूर्ण जाति का बोध कराता है तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। परिभाषा लिखते ही उदाहरण देते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जब किसी, हम लिखते हैं, जब किसी शब्द से संपूर्ण जाति, ठीक है, संपूर्ण जाति का बोध होता हो, यानी कि शब्द से संपूर्ण जाति का पता लग रहा हो, बोध होता हो, वह जातिवाचक संज्ञा में आता है। जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो मैंने आपको व्यक्तिवाचक के अंदर बताया था कि ये एक वचन में ही रहती है सदैव। तो जातिवाचक संज्ञा है ना, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो हम लिखेंगे कि इनका बहुवचन बनाया जा सकता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा को यहाँ पर बहुवचन के तौर पर यूज किया जा सकता है। अगले वाले पॉइंट के अंदर हम लिखते हैं, इसकी उदाहरण देख लेते हैं। लिखने में खास कुछ नहीं है कि भाई जैसे कोई पुलिस है, आप उदाहरण से समझते जाइए। पुलिस है, पुलिस क्या है? संपूर्ण जाति है, जिसमें डीएसपी भी है, यहाँ पर कांस्टेबल भी है, एसआई भी है, या फिर पुलिस पूरा वर्ग है। पुलिस में जो भी आता है ना, वो एक संपूर्ण जाति का बोध करा दिया इसने। ठीक है, जैसे पुलिस हो गया, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गए, आपके छात्र हो गए। ठीक है, और जैसे हम देख लेते हैं कि मनुष्य है। अब मनुष्य वर्ग के अंदर चाहे मेल हो, फीमेल हो, आप हो, मैं हो, कोई और हो, सारा आ गया। सारा आ गया तो मनुष्य क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब जैसे लड़का हो गया, लड़के में सब लड़के आ गए, कोई एक का नाम नहीं लिया गया है, लड़की हो गया। ठीक है, महिला हो गई, महिला में सब महिला आ जाती है। ठीक है, ये एक मतलब संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, महिला हो गई। ठीक है, यह मान लीजिए जैसे मैंने आपको किताबें बताई थी, तो उसी तरह यदि किताब हम लिख देते हैं तो किताब में तो सब आ जाती है। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की किताब हो, कुछ भी हो, ये सब आ जाता है। मेरे हाथ में पेन है तो मैंने पेन लिख दिया। ठीक है, तो क्या है? ये संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है। कोई सा पेन हो, पेन तो पेन होता है, लेकिन यदि इस कंपनी का नाम लिख के मैं यहाँ लिख देता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। ठीक है, जैसे पेन हो गया, मेज हो गया। अब मेज में क्या है? सारी मेज आ जाती है। ठीक है, सारी मेज आ जाती है मेज के अंदर। एक बार मैं देख लेता हूँ, पीछे वाले में तो मैंने मेज नहीं लिखा दिया है कहीं, तो यहाँ दृश्य संज्ञा के अंदर लिखा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेज हो गया। ठीक है, अब कोई भी शहर है, जैसे आपने दिल्ली नाम ले लिया तो वो एक निश्चित होगा, तो वो व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। लेकिन शहर का नाम आपने ले लिया तो शहर तो सभी हो सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जोधपुर, यहाँ पर अजमेर, नागौर, कुछ भी हो सकता है, चूरू, तो यहाँ पर नाम कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब पर्वत है, जैसे हमने हिमालय लिखा था, सतपुड़ा लिखा था, लेकिन वहीं हम पर्वत लिख देते हैं तो इस संपूर्ण पर्वत जाति का बोध करा रहा है। तो ये हो गया आपका गांव हो गया। ठीक है, शहर हो गया, गांव हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया। ठीक है,
तो और ये क्या है, ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा हम पढ़ लेते हैं, जो कि हमारी तीसरी संज्ञा है, जो कि है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा ये भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, जैसे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हुई, और इसके उदाहरण समझेंगे तो और विशेष तौर से आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो भाववाचक संज्ञा है वह एक आदर्श्य संज्ञा होती है। ये आदर्श्य संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? आदर्श्य संज्ञा होती है। ये सिर्फ महसूस की जाती है, ये सिर्फ महसूस होती है, दिखाई नहीं देती। दिखाई नहीं देती, महसूस होती है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इनका भाव होता है लेकिन रूप नहीं होता। जैसे आप प्यार को देखें तो प्यार का भाव होता है लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। ठीक है, अब प्यार को आप दिल बना दो तो वो तो अलग ही चीज है, वो वैसा दिल होता भी नहीं है। ठीक है, दिखाई नहीं देती है और इसका भाव होता है। इसको आप ऐसे लिखिए कि इसका भाव होता है, इनका भाव होता है, रूप नहीं होता। रूप नहीं होता। बहुवचन में प्रयोग नहीं की जाती व्यक्तिवाचक की तरह, तो ये बहुवचन में प्रयोग नहीं होती। बहुवचन में प्रयोग नहीं होती। ठीक है, अब उदाहरण के साथ समझते हैं और आपको मैं बेस्ट उदाहरण देता हूं, आपको एकदम डिट्टो क्लियर हो जाएगा। नहीं हो तो मुझे बताना आप। ठीक है, तो उदाहरण के साथ हम समझ लेते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा के क्या उदाहरण है। ठीक है, तो उदाहरण के अंदर हम देखते हैं, जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार, तो उसकी क्या होगी भाववाचक संज्ञा? ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी है, वो ईमानदारी देखी नहीं जाती। ईमानदारी में कोई क्रिया करता है ना, वो देखी जाती है, ईमानदारी नहीं देखी जाती उसकी। ईमानदारी हो गई। कोई बेईमान आदमी है तो उसकी बेईमानी भी दिखती नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको उदाहरण पूरे दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे बेईमान आदमी है, बेईमानी में कोई चोरी कर लेता है, वो कोई कार्य कर लेता है ऐसा जो पीठ पीछे काम कर देता है ऐसा, तो उसकी बेईमानी में किया गया कार्य दिखाई देता है, लेकिन बेईमानी थोड़ी दिखाई देती है। उसका तो कोई रूप नहीं होता है, वो एक आदर्श्य है। ठीक है, हम देख लेते हैं, जैसे और देखते हैं करुणा। करुणा दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। प्यार दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। घृणा दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो ये सब हो गया। स्नेह दिखाई देता है क्या? नहीं देता। ठीक है, ये सब चीजें हमें दिखाई नहीं देती। बुढ़ापा दिखाई देता है क्या? अब बुढ़ापे में वो चलना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। ये बुढ़ापे में जो हुआ है ना, वो दिखाई देता है, लेकिन बुढ़ापा थोड़ी दिखाई देता है। बुढ़ापा हो गई। जवानी, जवानी भी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जवानी। बचपन हो गया, ये बचपन भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब इतनी चीजें मेरे हिसाब से काफी होगी। उसके बाद में अपनत्व हो गया। ठीक है, क्या अपनत्व दिखाई देता है क्या? परायापन दिखाई देता है? परायापन, ये अपना है, परायापन ये माना जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता। किसी को गुस्सा आता है तो क्या वो दिखाई देता है? तो गुस्से में वो मुंह फुला लेता है, आंखें निकाल लेता है, वो दिखाई देती है, लेकिन गुस्सा तो आदर्श है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से यार टीचर यही उदाहरण लेता है मेनली। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देश पर लाखों जवानियां कुर्बान हो गई। इस उदाहरण से आप समझेंगे। मैंने आपको अभी लिखा है कि जवानी क्या है। जवानी भाववाचक संज्ञा है। जवानी को देखा नहीं जाता। जवानी है वो बहुवचन के अंदर प्रयुक्त नहीं होती। ये चीजें मैंने आपको बताई कि भाववाचक संज्ञा के अंदर, भाववाचक संज्ञा को हम मतलब बहुवचन के तौर पर यूज ही नहीं कर सकते हैं। ले लो, एक उदाहरण डालता हूं मैं आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देश पर
लाखों जवानियां कुर्बान हो गई। अब आप एक चीज मुझे इतना ही बता दो कि ये जो जवानियां है ये बहुवचन में कैसे हुई। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने आपको बताया है कि जवानी एक भाववाचक संज्ञा के अंदर आता जाता है, आदर्श है, इसको देखा नहीं जाता, ये भाववाचक के अंदर आता है, ये सिर्फ और सिर्फ फील होता है, ठीक है, महसूस की जाती है। लेकिन यहां देश पर लाखों जवानियां कुर्बान हो गई, इसका मतलब यह है देश पर लाखों जवानियां, यहां पर युवा वर्ग की बात कही गई है। यहां पर जवानियां यहां पर दिखाते हैं अनेक जवानों से, इसका मतलब क्या है, अनेक जवान, जवान मतलब वीर, आप ऐसे समझ लीजिए वीर, ठीक है। ये एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। तो यहां पर जवानी है बहुवचन होते, ये क्या हो गई, जैसे ये जवानी है, जवानी क्या है, भाववाचक है, और ये इसको यदि बहुवचन कर दिया, जवानी से जवानी कर दिया, तो ये क्या हो गई, जातिवाचक हो गई। क्या हो गई, जातिवाचक हो गई। तो यहां पर हम एक चीज नोट डाल के मैं आपको लिखवा देता हूं कि भाववाचक, पेन कलर चेंज करते हैं, भाववाचक संज्ञा संज्ञा यदि बहुवचन बनेगी तो वे भाववाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। कौन संज्ञा बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ये चीज भी आपको याद रहेगी होगी, ठीक है। और वो क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा ही कहलाती है फिर, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दीजिए, और मैं आपको लास्ट के अंदर जाते जाते रिवीजन भी आपका करवा दूंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के तो जो दो भाग थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इसके बारे में। तो हम यहां पर लिखते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और यहां पर हम बाद में देखेंगे समूहवाचक को भी। द्रव्यवाचक क्या है, द्रव्यवाचक जिसको मापा या तोला जाता है उस तरह की चीजें हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती है। सिंपल है संज्ञा, तो एकदम आसान टॉपिक है, तो मैं फटाफट आपका करा रहा हूं, ठीक है। तो वे संज्ञा जिनकी माप तोल की जा सकती है, जिनकी माप तोल की जा सकती है, वो क्या होती है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती है। इतना आप लिखिए। अब जैसे मान लो आपको मैं बता देता हूं, तेल है, दूध है, या दही है, आपका पानी है, ये क्या है, इनको मापा या तोला जा सकता है, और इनका कोई बहुवचन नहीं होता। आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि 50 किलो तेल लो, 1 किलो है तो भी तेल, और ज्यादा है तो भी तेल, इसका बहुवचन नहीं होता है। दूध 50 किलो दूध, या 2 किलो दूध, या 1 किलो दूध, इसका भी कोई बहुवचन नहीं होता है। दूध तो दूध है, दूध तो नहीं होता, दही नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। उसके बाद जैसे चावल हो गया, चावल नहीं बोलते हैं 50 किलो चावल, तो 50 किलो ही चावल है और 1 किलो भी चावल है। या और उदाहरण देते हैं, घी हो गया, आटा हो गया, आटा लिख लेते हैं, घी लिख लेते हैं, घीओ आटा, ये सब नहीं होने वाला है। अब हम धातुओं के अंदर देखें तो देखो, सोना हो गया, सोना है, अब सोना को सोने बन जाता है, 50 किलो सोने, वो मतलब 5 तोले सोने, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सोना चांदी ये सब द्रव्यवाचक के अंदर आते हैं, इनको मापा या तोला जा सकता है, माप तोल किया जा सकता है इनका, ठीक है। सोना हो गया, चांदी हो गई, पारा हो गया, आपका तांबा हो गया, कांसा हो गया, जो भी है। अब इसके आगे आप उदाहरण है वो लिखते जाइए, जितने लिखोगे उतने कम है। आप बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, मेरे हिसाब से ये मानूंगा, ठीक है। जैसे एक चीज आपको समझ में आई होगी, जैसे ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक बोरी चावल, ठीक है। और मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, जिससे आपको एक चीज समझ में आएगी, जिसको लगता है भाई लोगों को कि भाई इसका बहुवचन बनता है, तो ये इस कॉन्सेप्ट को भाई यही डाउट रहता है मेनली, मुझे पता है, ठीक है। जैसे एक बोरी चावल, एक हो गया 20 बोरियां चावल,
तो क्या आपको लगता है दोस्तों कि ये जो 1 बोरी चावल और 20 बोरियां चावल है, इसमें चावल का बहुवचन किया गया है? तो चावल का यहाँ पर बहुवचन नहीं किया गया है, यहाँ पर बहुवचन है वो बोरियों का किया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि 5 भरी या 10 भरी सोना, तो ये सोना हो गया, ठीक है। तो 5 या मान लेते हैं कि 15 तोले सोना, सोने के मतलब आभूषण बनवाए, सोने के आभूषण बनाए, सोने के आभूषण बनवाए। अब ये इतना हो गया 15 तोले सोने। अब आपने तो मैंने बोला था कि भाई सोना को सोने नहीं बनाया जाता, मतलब ये बहुवचन में प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो आप सोचेंगे कि सोने का सोना के मतलब सोना का सोने कैसे हो गया? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द चेंजेस किए जा सकते हैं, इनके अंदर परिवर्तन हो सकता है। तो इसके लिंग वचन कारक के आधार पर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, काल के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन चलता है, बाकी इसका वो नहीं होता है, ठीक है। इसमें वो क्या है, बहुवचन के तौर पर इसको प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको द्रव्यवाचक तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। किसके? समूहवाचक। समूहवाचक, अब जैसे कोई एक ग्रुप का बोध कराता है, वो हो गया समूहवाचक संज्ञा, एकदम बेसिक है, ठीक है। तो संज्ञा का ऐसा रूप जो व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध कराता हो, वो क्या होता है? वो होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ऐसी संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु आदि के समूह का बोध कराती है, समूह का बोध कराती है, समूह का बोध कराता है, कराती है, कराता है, जो भी है, संज्ञा कराती है, कराता है, जो भी है। तो संज्ञा का ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु आदि के समूह का बोध कराती है, वो होती है समूहवाचक संज्ञा। अब समूह क्या हो गया? जैसे आपने गुच्छा देखा होगा, ठीक है, अंगूर का गुच्छा, बेर का गुच्छा, तो ये गुच्छा क्या है? एक समूह का बोध करा रहा है, तो ये हो गई समूहवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। अब फैमिली हो गया, जैसे परिवार है हमारा, तो परिवार क्या है? सभी व्यक्तियों का समूह है, परिवार के जितने भी लोग हैं उनका समूह है परिवार, इसको डिफाइन किया गया परिवार से। अब वो कमिटी है, समिति है, ठीक है, तो वो क्या है? वो भी एक समूहवाचक के अंदर आती है। कोई भी बल है, सेना है, ठीक है, सेना हो गया, आपका बल हो गया, या कोई विशेष वर्ग हो गया, भाई उतना समुदाय विशेष है, वो समुदाय हो गया, ठीक है, तो हम लिख देते हैं समुदाय। ये क्या है? ये एक विशेष समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। कोई भी झुंड है, भीड़ का झुंड है, ठीक है, मतलब भीड़ है, तो वो क्या है? एक समूह है। समूह है तो वो समूहवाचक, यानी कि ज्यादा चीजों का यानी व्यक्ति और वस्तुओं का समूह बन जाता है तो समूहवाचक के अंदर आ जाता है। सिंपल सी चीज आपको ये याद रख लेनी है। जैसे आपका क्लासरूम भी हो गया, क्लासरूम क्या होता है? ये आपका होता है समूहवाचक। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और बाकी रिवीजन तो मैं आपको कराऊंगा ही, तो आप थोड़ा सा वेट जरूर कर लीजिए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो कि आपको ध्यान से देखनी है। मैंने आपको 5 संज्ञा पढ़ा दी है, ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो बहुवचन के अंदर नहीं बनती है, मैंने आपको बता दिया। बहुवचन बनते ही ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये चीज मैंने आपको विशेष तौर से लिखाई है, ये चीज आपको पता चल गई होगी, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे मतलब वो आ जाते हैं वाक्य जिसमें आपको लगता है कि ये एक वचन है फिर भी ये जातिवाचक नहीं है, ऐसा कुछ आपको लगता है। तो जैसे उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। एक उदाहरण है, घर घर में रावण। घर घर में रावण, कि भाई आज के टाइम में घर घर के अंदर ही रावण है। तो ये आप सोचेंगे कि ये घर घर हो गया और रावण है, तो ये संज्ञा तो व्यक्तिवाचक होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको देता हूँ, ये संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं है। घर घर में रावण, इसका मतलब ये नहीं है कि घर घर के अंदर वो वाला रावण है, वो वाला रावण नहीं है।
यहाँ पर मतलब रावण की जो ये क्या है, रावण के अवगुण है ना, उसको डिस्क्राइब किया गया है इस सेंटेंस में। तो पूरा लिख देता हूँ। घर घर में रावण है आजकल, ऐसे ऐसे है, मतलब ये इस तरह का सेंटेंस है। घर घर में रावण है। घर घर में रावण होने का मतलब है कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक। अब जातिवाचक कैसे होगी? यहाँ पर रावण की जाति का बोध क्या रहा गया है, रावण के जितने अवगुण थे, ठीक है, अवगुण आप ऐसे समझिए, रावण के अवगुण का बोध कराया गया। जैसे कि उसमें चरित्र उसका खराब था, वो दुर्व्यवहार वाला आदमी था, ठीक है, दुर्व्यवहार वाला आदमी था, ठीक है। उसके बाद में उसमें क्रूरता बहुत थी, ठीक है। इस तरह से इसके अवगुण का बोध कराया गया है। किसका बोध कराया गया है? इसके अवगुण का बोध कराया गया है। इस अवगुण को मिलाकर बन जाती है एक विशेष जाति, विशेष मतलब अवगुण जाति वाले लोग, ठीक है। तो घर घर में रावण है, इसका मतलब है ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कोई एक और उदाहरण ले लेते हैं। आजकल जय चंदों से सावधान, ठीक है, जैसे कि जय चंदों से सावधान रहना चाहिए, जय चंदों से सावधान रहना चाहिए। मैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए कर रहा हूं, या हमारा क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जय चंदों से सावधान रहना चाहिए। अब जय चंदों से सावधान रहने का मतलब क्या है? जयचंद धोखेबाज आदमी था। यहां पर धोखेबाजों की एक कैटेगरी है, ठीक है, ये आप मान लीजिए। यहां पर धोखेबाज, धोखेबाज लोगों का एक मतलब क्या है? जाति है। तो धोखेबाज लोगों से यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर जयचंद। अब जयचंद से जयचंदो होते वैसे भी ये जातिवाचक बन गया है, ठीक है, इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं। अब आजकल अभिमन्यु भी जन्म ले रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो अभिमन्यु क्या है? अच्छाई है ना, अच्छाई, उसकी वीरता, उसके गुण को दिखाया गया है। ऐसे गुण वालों की एक जाति होती है, इस तरह से वो जातिवाचक संख्या के अंदर हो जाती है। जातिवाचक से रिलेटेड बेसिकली डाउट रहते हैं। बाकी ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद में मैं आपके लिए अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लाऊंगा, तो उसको आप कर लेंगे तो वैसे भी आपके 30 में से 30 नंबर आराम से हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आने के चांस है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और जय हिंद।